आज देखो, आज इंडिया के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज अपनी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है एंड वी आर अमंग्स द टॉप 3 और 4 इन द वर्ल्ड टुडे। सो आज के तारीख में दिस इज वेयर द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज। हम जितने मटेरियल्स भी बाय करते हैं, हम वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनका भी जो रॉ मटेरियल हो वो सस्टेनेबल फैक्टर के या रिसाइकलिंग फैक्टर पे बना हो, ताकि एनवायरनमेंट पे हम प्रेशर कम से कम डालते जाए। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी या ग्रीन होम्स, ये सारे शब्द आजकल आप खूब सुनते होंगे। तो इसका क्या मतलब है और खासकर भारत में ग्रीन होम्स की डिमांड कैसी है, इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसी के पायनियर, अजमेरा ग्रुप के डायरेक्टर और एमसीएचआई क्रेडाई के सेक्रेटरी धवल अजमेरा से। धवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपका ये जो शो है लोगों को जो एजुकेट कर रहा है रियल एस्टेट ऑफ रियल एस्टेट, वो बहुत ही अच्छा है और मैं आपको और आपकी सारी टीम को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। शुरुआत वहीं से करेंगे क्योंकि घर की बात आती है तो हम देख रहे हैं इस बार जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वो इतना अच्छा था। जो नंबर्स हम देख रहे हैं, स्पेशली आपके भी अभी रिजल्ट आए हैं और हमने देखा प्री सेल्स बुकिंग जो है वो 1000 करोड़ के पार निकल गई है। तो कैसा रहा ये साल आपके लिए भी और सबके लिए? तो मेरा ये कहना है कि ये गए जो पिछला साल पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहा। डिमांड मार्केट में काफ़ी अच्छी थी। लोगों ने जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वहाँ पे लिस्टेड प्लेयर्स हो, ब्रांडेड प्लेयर्स हो, एस्टेब्लिश प्लेयर्स हो, उन्होंने हर जगह पे सक्सेस पाया है। क्योंकि लोगों को आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में ब्रांडेड एस्टेब्लिश प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ये रहा है, प्रेशर रहा है और लोगों को उनकी प्रेफरेंस रही है। तो इसी कारण से जैसे हमारा भी हमने एक्सपेक्टेड था कि हम 1000 करोड़ क्रॉस करेंगे और हम वो कर चुके हैं। उस हिसाब से काफ़ी सारे डेवलपर्स को भी ये सक्सेस मिला है और उसका एक ही मैं कारण दूसरा कहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी ओवर द लास्ट 1 ईयर अगर आप देखें कि पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस कितने सारे अलग-अलग हुए। इज़राइल में वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था और ऑल अक्रॉस अनसर्टनिटीज भी काफ़ी हर जगह थी। बट उससे कारण इंडिया में कहीं पे भी कुछ प्रेशर नहीं आया और इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जो अपने ग्रोथ साइकिल पे चली रही। और उससे अच्छा है, आज देखो, आज इंडिया के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज अपनी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है एंड वी आर अमंग्स द टॉप 3 और 4 इन द वर्ल्ड टुडे। सो आज के तारीख में दिस इज वेयर the future of India lies and people and the world over has a lot of confidence in India। तो इस कारण से ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल इंडिया में ग्रो हो रही है, उस कारण से कंपनियां ग्रो हो रही है, इनडायरेक्टली लोग ग्रो हो रहे हैं। और आज लोगों को अपने ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो रियल एस्टेट में एक इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा हो चुका है और हो रहा है। उसी कारण से आज रियल एस्टेट में एक ग्रोथ दिखने मिल रही है और लोगों उसी कारण से सेल्स भी अच्छे हो रहे हैं। डेफिनेटली। तो आप अजमेरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छे दिखे हैं, इसके पीछे क्या खास राज? सो 3-4 चीज है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इंडिया का ग्रोथ इज द बिगेस्ट और बेस फैक्टर जो हम बोलेंगे। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ काफी अच्छा है, उस कारण से आज कंपनियां भी प्रॉस्पर और फ्लरिश हो रही है। दूसरा, मुंबई एमएमआर मार्केट में जो हम ऑपरेट करते हैं ज्यादातर, उसमें भी आज अगर हम देखा जाए तो 1/3 ऑफ द एंटायर रियल एस्टेट वॉल्यूम मुंबई और एमएमआर से आ रहा है। तो वो भी एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मुंबई एक रियल एस्टेट कैपिटल बनते जा रहा है, वो जो अच्छी बात है। और तीसरा मैं ये बोलूँगा, एज अ कंपनी इंटरनली हमने काफ़ी डिबेट किया था और हम एक एक टारगेट पे चले थे कि हम 5x ग्रोथ करेंगे पिछले नेक्स्ट अगले 3-4 सालों में। और वो टारगेट को हम मद्देनजर नज़र रखते हुए और वो टारगेट को बेस बनाते हुए हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन हमारा वो टारगेट के ऊपर बेस होता है। तो डेफिनेटली हमारे टीम में, हमारे एम्प्लॉयज में, हमारे मैनेजमेंट में हर जगह पे ये 5x का ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। वहीं हम देख रहे हैं, हाँ, अभी हाल ही में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें है कि लग्जरी है, अल्ट्रा लग्जरी है, वैसे घरों की डिमांड काफी बढ़ती दिखी है और ये सडन स्पाइक दिखा है। क्या ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी, आपको लग रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी जब तक ग्रो कर रही है और वो आज इंडियन इकोनॉमी पूरे पिछले 2-3 साल में अच्छी, कोविड में
I think India was the best country to maintain or manage itself as compared to any other country in the world. ये मेरा पर्सनली मानना है, और उसी कारण से वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टर्स बोलो, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बोलो, उनको इंडियन ऑपरेशंस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा है, एंड दे आर बेटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया. आज उसी कारण से काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी पोर्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है. तो वो सब मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले जो पिछले 2-3-4 साल में हुआ है, अगले 5 से 7 साल इससे डबल होगा. तो ये ग्रोथ जो आज इंडियन इकोनॉमी की होगी, वो डेफिनेटली रियल एस्टेट में भी ग्रोथ दिखेगी. और एक दूसरा भी है कि पोस्ट कोविड मेरा पर्सनली ये मानना है कि लोगों को अपना घर एक फैसिलिटी, खाली नेसेसिटी नहीं बट एक फैसिलिटी भी चाहिए. तो अगर मैं आज 2 बेडरूम फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मैं आज एस्पायर करूंगा कि मैं 3 बेडरूम फ्लैट में रहूँ. इफ आई कैन अफोर्ड इट, इफ आई कैन टेक सम EMIs एंड लोन, और मेरा सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो डेफिनेटली वो जंप करेगा. तो उसी कारण आज आप देखिए लग्जरी और उबर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में पीपल को ये मानना है कि अगर मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं एक अच्छे लग्जरी फ्लैट में रहूं, एक उबर लग्जरी फ्लैट में रहूं, ताकि मैं फैसिलिटी आज एंजॉय कर सकूं. और वही कारण से आप देखिए कि हर हर जगह पे जितने जितने फ्लैट्स आज हर जगह पे आ रहे हैं, इसमें डिमांड काफी अच्छी हो रही है. लेकिन आपने देखा होगा, कोविड से पहले की बात है, अफोर्डेबल सेगमेंट, इवन आप जैसे बड़े बड़े कई ऐसे डेवलपर्स है पूरे भारत में, देखिए अफोर्डेबल सेगमेंट में एकदम जंप किया था और एक स्पाइक दिखा था, और वो स्पाइक तो कहीं फिजल आउट होता दिखाई दिखाई दे रहा है. इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि अफोर्डेबल में भी क्यों इतना डिप दिखा है, क्योंकि डिमांड तो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी में है, अफोर्डेबल में उतनी नहीं है, क्या वजह? तो ये अफोर्डेबल जो है उसमें एक अफोर्डेबल मुंबई के लिए अलग है, अफोर्डेबल दिल्ली के लिए अलग है, अफोर्डेबल रायपुर के लिए अलग है, अफोर्डेबल बैंगलोर के लिए अलग है. अगर आप पूरे इंडिया को एक अफोर्डेबल डेफिनेशन करोगे तो ये कभी आगे नहीं होएगा. और वही चीज अगर आप देखोगे, आज अफोर्डेबल सेगमेंट, कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, उनकी डेफिनेशन क्या है? 60 मीटर्स या 90 मीटर्स का घर, या 45 lakhs के नीचे का घर. आज मेरे को आप बताइए, मुंबई हो या बैंगलोर हो, कहाँ 45 lakhs का घर मिलेगा? हमारा सरकार से एज एन एसोसिएशन, एज क्रेडाई MCHI, एज क्रेडाई, हमारा सरकार से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहा है कि आप ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन की ब्रैकेट है, उसमें से ये 45 lakhs को डेफिनेशन से हटाइए. आप साइज रखिए, 60 स्क्वायर मीटर्स, 90 स्क्वायर मीटर्स इज ओके, पर आप ये डेफिनेशन को हटाइए. जब मोमेंट आप ये डेफिनेशन को हटाओगे, तो आप देखिए सडनली मोर देन, मेरा ये मानना है 60% और 70% ऑफ इंडियन रियल एस्टेट विल कम अंडर अफोर्डेबल सेगमेंट, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट जंप. आज इतना बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग में जंप आएगा खाली एक डेफिनेशन चेंज करने से, क्योंकि 45 lakhs इज नेवर अफोर्डेबल इन बॉम्बे. आज शायद रायपुर में आपको मिल जाएगा, शायद आप Tier 2 Tier 3 सिटी में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, बट मुंबई में, MMR में, जहाँ लैंड इतनी कम है, लैंड कॉस्ट इतनी ज्यादा है, वहां पे आपको 45 lakhs का घर मिलना मुश्किल ही नहीं है, मतलब नामुमकिन है. तो मेरा यही मानना है कि भाई हम हमेशा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये डेफिनेशन जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की, अगर आप इसमें थोड़ा चेंजेस लाएं, तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा सेगमेंट और सेक्टर खुल जाएगा. तो क्योंकि आज एक इंडियन रियल एस्टेट की आप बात करें, तो एक रियल एस्टेट, एक सेक्टर जब चलता है, उसके पीछे 250 से 300 अलग अलग इंडस्ट्रीज चलती है. तो रूरल इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर जैसे कंट्रीब्यूट करता है, अर्बन इकोनॉमी के लिए हमारा ये बहुत क्लियरली मानना है कि रियल एस्टेट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर. क्योंकि खाली मैं एज अ डेवलपर एम्प्लॉयमेंट नहीं देता हूँ, बट एट द सेम टाइम देयर आर 300 अदर इंडस्ट्रीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने सारे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक साइकिल के लिए. तो इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और ये एक चेंज से वी विल सी अ मैसिव चेंज इन द एंटायर रियल एस्टेट साइकिल. तो जब आपने गवर्नमेंट की बात कर ही दी है, तो पिछले जो 10 साल मोदी सरकार के रहे हैं, उसका आकलन आप कैसे करेंगे और आने वाले सालों के लिए क्या अपेक्षा करेंगे? तो मेरा ये मानना है, अगले पिछले 10 साल में इंडिया ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ इंडिया ने देखा है. इंडिया का एक इमेज वर्ल्ड ओवर में काफ़ी चेंज हुआ है, वो फैक्ट है. आज
आप कहीं पे भी पहले जाइए, इंडिया की जो एक परसेप्शन थी वो परसेप्शन काफ़ी चेंज हो चुकी है। इंडिया हैज़ बिकमिंग अ वेरी अग्रेसिव एंड अ वेरी यू नो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्री टू डिलीवर एंड टू ग्रो। सो और लोगों का जैसे मैंने पहले भी बताया एक परसेप्शन इंडिया का काफ़ी चेंज रहा है, कॉन्फिडेंस इंडिया में काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरा ये बहुत ही क्लियरली मानना है अगले 10 साल जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया जिधर है उससे 3 से 4 गुना डेफिनेटली ग्रो करेगा। और वो ग्रोथ हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा पॉपुलेशन। आज इंटरनली इतना डिमांड बढ़ेगा ये ग्रोथ से, ताकि खाली रियल एस्टेट नहीं बट आई थिंक एवरी सेक्टर विल प्रॉस्पर टुगेदर। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। वहीं हाल फिलहाल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड काफी पॉपुलर दिख रहा है, वो ग्रीन लिविंग, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन लिविंग। लेकिन इसकी पहले तो डेफिनेशन हमें बताइए, क्योंकि ये मुंबई में काफी पॉपुलर होता जा रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज अगर हम पूरे वर्ल्ड और ओवर एनवायरनमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल लिविंग और सस्टेनेबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। और मेरा ये मानना है वी एज क्रेडाई एमसीएच एंड क्रेडाई मेंबर्स हम इसमें बड़े क्लियर है कि हम जितने मेंबर्स या डेवलपर्स हैं हम सारे आज से जो भी घर बनाएंगे वो हम ग्रीन लिविंग या सस्टेनेबल लिविंग होम्स बनाएंगे। जब वो हम बोलते हैं उसका ये मतलब होता है कि जो जो ग्रीन लिविंग के डेफिनेशन में आता है, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो तो कॉमन एरियाज में सोलर पावर यूज करो या रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेज करो। जो भी आप इलेक्ट्रिक सप्लाईज करते हो वो आपकी एलईडी लाइट्स होनी चाहिए। जो अगर आप सीमेंट में यूज करते हो तो वहाँ पे फ्लाई ऐश का एक फैक्टर होता है विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली फैक्टर्स। तो वो सारे चीजें हमको यूज करना चाहिए। हम जितने मटेरियल्स भी बाय करते हैं हम वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनका भी जो रॉ मटेरियल हो वो सस्टेनेबल फैक्टर के या रिसाइकलिंग फैक्टर पे बना हो, ताकि एनवायरमेंट पे हम प्रेशर कम से कम डालते जाए। अगर आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि भाई लेट्स से कि अगर मैं वुड यूज कर रहा हूं तो मैं कैन आई यूज अ रिसाइकल वुड, ताकि मैं कोई एनवायरनमेंट में इफेक्ट नहीं करके वो रिसाइकल वुड हो या एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो कंपोजिशन वाले वुड हो उसको मैं यूज करूं, ताकि मैं एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करूं। तो ये बेस लाइन है सस्टेनेबल लिविंग का या ग्रीन बिल्डिंग का। उस बेसिस पे हम पूरे हमारे घर, हमारे मटेरियल्स, हमारे स्पेसिफिकेशंस हम उस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी कंपनी की खाली एक हम बात करें तो हमने क्लियरली डिसाइड किया है आज से हम सारे ग्रीन होम्स बनाएंगे। जितने हमारे फ्लैट्स होंगे, जितने हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगे वो ग्रीन सर्टिफाइड या ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड होंगे, चाहे वो गोल्ड रेटेड हो या प्लैटिनम रेटेड हो, जिससे हम कोई भी डेवलपमेंट करें इट विल बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे आज की तारीख में करीब करीब 5,500 से 6,000 घर का डेवलपमेंट ऑल अक्रॉस चल रहा है या होने वाला है अगले 1-2 साल के अंदर। वो सारे घर हमारे ग्रीन होम्स होंगे। जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट तो अहमदाबाद में भी हैं, बैंगलोर में भी हैं, पुणे में भी हैं और मुंबई में भी हैं। तो ऐसी हर एक जगह क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सब लोग इसको ऑप्ट कर पाए? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि रेगुलर कॉमन प्रैक्टिस में ये यूज नहीं हो रहा है। क्या इससे कोई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है? क्या वजह है? तो कॉस्ट में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि सस्टेनेबल या ग्रीन या रिसाइकल कुछ प्रोडक्ट हो या कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दूसरे से थोड़ी ज्यादा होती है, बट विच इज ओके। हम एज अ डेवलपर, खाली हम नहीं, काफी सारे डेवलपर्स वी आर ओके विद दैट एज फार एज वी आर कंट्रीब्यूटिंग दैट हम एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को और डिप्राइव नहीं कर रहे हैं। वो उस बेसिस पे हमको ये कॉस्ट इतना नहीं लगता लेकिन है। क्या कस्टमर्स अप्रोच कर रहे हैं? क्या उनकी डिमांड है? उनको क्या एक्सेप्टेबल है? इतना कॉस्ट ज्यादा, कितना कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है? तो कॉस्ट ये हमारा एक इंटरनल फैक्टर है कि भाई अगर मेरा 5 से 7 टका अगर कॉस्ट बढ़ता है, बट मैं ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखूँ तो अगर मैं ये मेरे मार्जिन में उसको फैक्टर कर दूं या मैं थोड़े प्राइस में फैक्टर कर दूं, इफ आई एम एवरेजिंग आउट आई डोंट सी एनी कस्टमर ऑल्सो हैविंग उनको कोई इशू आता है। कस्टमर को आज के तारीख में इवेंचुअली इतना चाहिए कि मेरा प्राइस, मेरा फ्लैट क्या प्राइस में गिर रहा है। और वो एक ये चीज देखता है कि अगर मेरे को मेरे बजट में मिल रहा है
उसके साथ-साथ मुझे अगर ग्रीन होम मिल रहा है, उसके साथ-साथ एक अच्छे ब्रांडेड डेवलपर या एस्टेब्लिश्ड डेवलपर से मिल रहा है, एक प्लानिंग अच्छी हो, एमेनिटीज़ अच्छी हो, सो अगर वो सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, इवेंचुअली प्राइस भी सेम होता है, तो ही डज़ नॉट माइंड, ही एक्चुअली प्रेफर्स कि अगर मेरे को समझो एग्ज़ाम्पल मेरे को ₹100 में घर लेना है या 1 करोड़ रुपए में घर लेना है, एक ग्रीन होम वाला घर मिल रहा है और एक नॉन मतलब ये हम्म इसका गारंटी नहीं है कि ग्रीन होम है, तो कस्टमर डेफिनिटली आज वो ग्रीन होम वाला प्रेफर करेगा क्योंकि ही ऑल्सो नोज के लॉन्ग टर्म लिविंग में आज अगर मैं कस्टमर हूँ तो अगर मैं ग्रीन होम दे रहा हूँ तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इवेंचुअली एग्जैक्टली मेरा यही कम सवाल था होगी। कि क्या उनकी डेफिनेटली उनके बिल्स कम आएंगे, क्या डेफिनेटली ना उनका खर्चा कम होगा ऐसी होगा ना। बिल्डिंग में रह आज के? आज अगर आप देखो आज मैं हम मेजोरिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स में जिधर बड़े होते हैं वो तो अभी नॉर्म है जहाँ पे एसटीपी जैसे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो हर प्रोजेक्ट में या बड़े प्रोजेक्ट में वो कंपलसरी है। अब उससे क्या होता है कि जो आपके यू नो पानी नहाने के या पीने के पानी को छोड़ के जितने भी रिसाइकल्ड वाटर आपके यूज होते हैं या गार्डनिंग में यूज होते हैं वहां पे ये तो आप इनडायरेक्टली उतना पानी आप कोई एनवायरनमेंट से या गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हो, यू आर सेल्फ रिसाइकलिंग दैट वाटर, सो दिस इज ऑल इवेंचुअली इनडायरेक्टली हेल्पिंग द कस्टमर ऑल्सो, उनका कॉस्ट कम होता है। सो एक्चुअली ये पानी की समस्या तो अभी हम बैंगलोर में भी देख रहे हैं, देख रहे हैं और ये अभी सिर्फ बैंगलोर की परिस्थिति नहीं, हर एक जगह की हो गई है, तो इससे फर्क पड़ेगा। 100%। आज आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम हमारा तो 2-3 वी आर वर्किंग ऑन इट और कितना सच होगा नहीं होगा वो हमको देखना है, बट कैन आई एक्चुअली ट्राई एंड देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पे एक पूरा घर इज नॉट रिक्वायरिंग एनी रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड एंड इट इज सेल्फ सस्टेनिंग। कोई मैं जानता हूँ बॉम्बे में 1-2 घर है, बैंगलोर में 1-2 है, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी पे आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी पे फर्क है, उसको ना वाटर सप्लाई की उसकी जरूरत है, उसकी सारी उसके घर से, वो बंगलो है खुद का, बट उसके घर में से ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके घर से ही उसका पानी जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीज अगर हम लार्जर स्केल पे भी कर सके और ये रियलिटी बने तो एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्या मुंबई बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उस पे ये पॉसिबल है हाई राइज पे सोलर लगाना या दूसरी फैसिलिटी देना? वेल हाई राइज पे आप सोलर जितना मतलब इतना तो नहीं लगा सकते हो, बट एट द सेम टाइम देर आर फैसिलिटीज अवेलेबल के चाहे अगर मैं समझो महाराष्ट्र में मैं कहीं सोलर प्लांट लगा रहा हूँ एक इंटरनल और वो ही उतना इलेक्ट्रिसिटी में वहां जनरेट करके मेरे सोसाइटी में उतनी इलेक्ट्रिसिटी को मैं कॉम्पनसेट करता हूँ, वो ये सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। ओके। अगर वो कोई सोसाइटी या ओनर ऑप्ट करता है तो उसकी लॉन्ग रन में कॉस्ट कम होती है और उसका एक ग्रीन पावर के उस पे उसका कंट्रीब्यूशन होता है विच इज अ गुड थिंग। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें करनी है, ये एक साइकिल और ये पाथ चल रहा है आज की तारीख में, एंड आई फील इन द लॉन्ग रन इट विल ग्रो एंड इट विल बिकम इवन बेटर। तो क्या आप एमसीएचआई क्रेडाई के जितने मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं इस सेगमेंट में आगे हाँ बढ़ने के जरूर, लिए? हम इनफैक्ट यही क्रेडाई एमसीएचआई हो या क्रेडाई नेशनल बॉडी हो हमारी, हम सारे जैसे मैंने बताया कि सारे डेवलपर्स को हम अर्ज करते हैं कि आप जितने अभी घर बनाओ वो ग्रीन होम बनाओ, जितने ग्रीन ऑफिसेस करो उसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड ऑफिसेस करो, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एनवायरनमेंट पे उतनी असर कम करते हो। दूसरी बात है कि यही सस्टेनेबल लिविंग आज जेन जी या नेक्स्ट जनरेशन है, दे उनका प्रेफरेंस 100% ज़्यादा होने वाला है ग्रीन होम्स के लिए, तो वो आपको सेल्स में आपके वॉल्यूम में भी ये काम करेगा और आपकी इवेंचुअली एक मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी you are fulfilling. So we definitely encourage each and every developer. Forget only our members, but मैं as a secretary CREDA MCHI and as an association we request everyone to only look at green homes, to only look at green certified offices, और probably somewhere आप और हम दोनों एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, उसके लिए सबका साथ होना जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. वहीं आपने क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा है, एमएमआर रीजन कह सकते हैं हम उसको, लेकिन आपने वडाला को चुना क्यों? और अब आप कौन से दूसरे सबब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं मुंबई में, और कौन सी नई सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं? वेल हमने अगर हमारी बात करें तो हमारा आई एम वेरी प्राउड टू से आज हम वी आर 3 generations ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। ऑब्वियसली हम लिस्टेड है बट हम
हम एक फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ही मानते हैं और उसको आगे बढ़े हैं। जब हमारे अंकल ने, हमारे फादर्स ने जब ये ज़मीनें ली, वडाला ली, उनका एक विज़न था कि जब वो कोई लैंड लेंगे उसमें ये डेवलपमेंट होगा। ये 30-40 साल पुरानी बात है, बट तभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, वडाला पर तो ऐसे लगता था कि हाँ, एक शहर से काफी दूर है। शहर का पार्ट भी नहीं है। बट सही में। उसको उसको आज आप एक देखिए कि उसका जितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज वडाला से जा रहे हैं। आप अटल सेतु बोलो, मेट्रो मोनोरेल बोलो, फ्रीवे बोलो, एक्सप्रेसवे बोलो, बांद्रा वर्ली, सॉरी बीकेसी कनेक्टर बोलो, ये सारे वडाला के आजू बाजू है। सो दिस इज बिकम द सेंटर ऑफ, so I would only give credit to my forefathers and uncles and everyone who had seen this vision, और उन्होंने ये विजन देख के आगे इतनी बड़ी ज़मीन का ये किया। बट हमारा ये है कि आगे जब हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मुंबई में आज इनफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है और वो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। वी वांट टू ग्रो विद इन मुंबई। आज हम एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है मुंबई माइक्रो मार्केट में, बैंगलोर में, अहमदाबाद में, तो हमको ये सिटीज़ में आज ग्रो कर, तो हमारा प्रेफरेंस आज बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, ये 3 शहरों में ज़्यादा है। और हम अहमदाबाद में, ये 3-4 शहरों में हमको और ग्रो करना है, बिकॉज़ रियल एस्टेट अगले 10 साल, 15 साल ये एक ग्रो होगा ओवरऑल ऑल अक्रॉस, और ये शहरों में और भी अच्छी तरह से ग्रो होगा, तो हमको ये शहरों में और ग्रो करना है। अब तो अभी अब्रॉड भी ग्रो कर रहे हैं, लंदन में, बहरीन में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वहां जाने की कैसे सोची? तो जैसे मैंने बताया, हमारी फैमिली ग्रो हो रही थी, वी वर न्यू पीपल वर कमिंग इनसाइड द बिजनेस, और हमारा ये मानना था कि भाई एक ही जगह पे, एक ही साइड पे 4-5 जन का कोई काम नहीं होता है, एंड इंडिविजुअल ग्रोथ भी नहीं होता है, तो इट इज़ बेटर दैट वी लुक एट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एंड दैट टाइम जब हमने इन्वेस्ट करा था लंदन में या बहरीन में, तभी अपॉर्चुनिटी, वहाँ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी। जब हम लंदन गए थे तभी वो ब्रेक्जिट का टाइम था। इट वाज कि भाई क्या होगा क्या नहीं, बट लंदन एज अ सिटी, एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो हमने तभी उस पे 2-3 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च किए, उसको बनाए, उनको बेचे, अभी फाइनली सारे कंप्लीट हो गए। बट अभी आज से अगर मैं ग्रोथ करूँ, तो मेरा पर्सनली मानना है इंडिया इज़ अ place where you should invest, and India is a place which will give you more opportunity. So we did it at that point in time because there were certain opportunities coming, but आज के तारीख में हमारा इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इंडिया में और तो मुंबई में मतलब हो रहा आपको लग रहा है कि बाहर इन्वेस्ट या बाहर प्रोजेक्ट बनाना ज्यादा महंगा होगा भारत से, या फिर अप्रोचेबल नहीं होगा? है। क्या वजह से आप ये बता रहे मेरा ये कहना है कि बाहर भी प्रोजेक्ट बन सकते हैं, बट हैं? जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया में मिलेगा, जो फास्टर रिटर्न इंडिया में मिलेगा, शायद उधर इतना नहीं मिलेगा। सो अपॉर्चुनिटी इज बेटर इन इंडिया टुडे बिकॉज ग्रोथ हो रही है। आज अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि मैं आज बॉम्बे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा 30-40% माल बिक जाएगा डे वन पे, या ऑन द लॉन्च फेज। अगर वही चीज अगर मैं, इफ आई हैव टू लुक एट अब्रॉड, आई एम ए, मैं नया हूँ वो शहर में, लोग मुझे जानेंगे नहीं इतना, शायद मेरा सेल्स होगा कि नहीं होगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इवेंचुअली हो जाएगा, बट अ लिटिल अनसर्टनिटी यहाँ पे। ग्रोथ गिवन है, कॉन्फिडेंट हो, आप एस्टेब्लिश हो, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफी आ रही है। सो व्हाई नॉट लुक एट अपॉर्चुनिटीज विद इन योर ओन कंट्री एंड एट द ओन प्लेस वेर यू हैव, आप आपकी पैर जमे हुए हैं, आप इतने सालों से यहाँ पे हो, आपका नाम है, 45,000 अपार्टमेंट्स हमने डिलीवर किए, तो व्हाई नॉट लुक एट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री इटसेल्फ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा डेवलप होती दिख रही हैं। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। वही हमने देखा कि आपके प्रोजेक्ट्स तो भारत में कई जगह पर हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड जो अभी चला है, देखिए आप गुजरात को देखें, पूना देखें, या पहले के बैंगलोर को देखते तो जमीन से सटे घर ज्यादा बिकते थे, लेकिन अब गेटेड कम्युनिटीज, हाई राइज बिल्डिंग्स, उनकी जगह बढ़ती दिख रही है। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड है ये। और अगर आप देखें कहीं पे भी, मैं बॉम्बे की बात करूँ या मैं बैंगलोर की बात करूँ, हर जगह पे आज क्या हो गया है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है लोगों को अपना डिसीजन लेने के लिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ या मेरी वाइफ काम कर रही है, आई वांट माय चिल्ड्रन टू बी सेफ, आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सेफ। एंड अगर मैं आज एक इंडिविजुअल हाउस में रहता हूँ, या मैं कोई एक इंडिविजुअल बिल्डिंग में रहता हूँ,
जहाँ पे इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी की कंसर्न नहीं होती है या पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उससे आज जब मैं कहीं मेरे ऑफिस में हूँ, एवरी पर्सन वांट्स अ सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर द फैमिली, क्योंकि आज वो उसके लिए कमाता है, उसके लिए ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें एक गेटेड कम्युनिटी लिविंग में या इंटीग्रेटेड टाउनशिप लिविंग में पॉसिबल है। और बाकी एक इंडिविजुअल हाउस आप लो, उसके लिए शायद वो पॉसिबिलिटी है, बट कम है। अभी टेक्नोलॉजी है तो शायद सब कुछ हो सकता है, बट एक मेंटली जो रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे नेबर्स है, मेरा बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट माय फैमिली व्हेन आई एम नॉट अराउंड। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली लुक एट। आज की तारीख में वो टाउनशिप लिविंग बोलो, अमेनिटी लिविंग बोलो, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा है कि आज लोग यहाँ पे आज बॉम्बे में अगर आप देखो, शायद वो 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके अपने ऑफिस जाएगा, वो वापस आएगा और फिर वही कल सुबह वापस वही चीज़ करेगा। जो शाम का उसका टाइम है, इफ़ यू कैन, आज वो अगर बाहर कहीं अपने कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है, लोगों अपने बच्चों को नीचे घूमते हुए देखता है, अपने बच्चे खुद सोशल मीडिया में कम रहेंगे, टीवी में कम रहेंगे और नीचे कॉम्प्लेक्स में खेलेंगे। सो ये सारी चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है एक इंडिविजुअल के लिए और इनकी लाइफ के लिए। तो इसी वजह से आप अगर देखें, गेटेड लिविंग कम्युनिटी या इंटीग्रेटेड टाउनशिप लिविंग कम्युनिटी जो एक सब एक ही एरिया में या डिफाइंड होता है, उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी होती है और ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रॉबली अ सिंगल बिल्डिंग और बंगलो। और वो बंगलो होते हैं, इंडिविजुअल प्लॉट्स भी बिकते हैं, बट वो आउटस्कर्ट्स इज लाइक अ हॉलिडे होम और या कहीं आउटस्कर्ट्स में होता है। बट सिटी में आप बोलो जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए गेटेड कम्युनिटी या इंटीग्रेटेड टाउनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक और एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि अगर अहमदाबाद की बात करें, बैंगलोर कंपेयर करो, हैदराबाद करो या मुंबई करो, प्राइस बहुत डिफरेंस है। आज मुंबई में घर लेना काफ़ी लोगों के अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है। ये इतना हाई प्राइस में क्यों है मुंबई में? क्योंकि सबका सवाल होगा, आज जितने लोग यहाँ पे एटलीस्ट काम करने जो आए हैं मुंबई में, उनका सवाल भी यही है कि हम मुंबई में घर नहीं ले पाते हैं, इसलिए अगर काम यहाँ करते हैं, लेते घर अपने होम टाउन में है, ऐसा क्यों? तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आज कोई भी एक डेवलपमेंट हो या ज़मीन हो, उसका क्या होता है, एक तो ज़मीन की वैल्यू होती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है, डेवलपर का मार्जिन होता है, और फिर एंड में वो सब ऐड करके उसका सेल प्राइस होता है। बॉम्बे में जहाँ पे लैंड कम है, ओके, टुडे बॉम्बे ये है कितना, 450-500, खाली मुंबई रीजन की बात करें तो 450 के स्क्वायर किलोमीटर का बॉम्बे एज एन एरिया है। अगर आप बैंगलोर कंपेयर करो, या दे आर लार्जर पीस ऑफ लैंड, दे आर ह्यूज। बैंगलोर स्प्रेड आउट है, दिल्ली स्प्रेड आउट है, वैसे बॉम्बे और एमएमआर को मिक्स करो तो डेफिनेटली वो भी स्प्रेड आउट है, बट एज अ बॉम्बे खाली मैं बात करूँ तो। दूसरी बात, बॉम्बे के अंदर लैंड कम है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मोर और लेस शायद इधर थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग लेबर के लिए भी ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे ऐड होती है एज कम्पेयर टू बैंगलोर और देर। बट अदरवाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। बट द अदर बिगेस्ट फैक्टर जो बॉम्बे में अपना घर महंगा होता है, वो प्रीमियम्स है। आज बैंगलोर में अगर मैं एक 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, तो मैं 25,000 से 30,000 स्क्वायर फीट सीधा डेवलप कर सकता हूँ, वो रोड विथ के ऊपर होता है उसका एफएसआई। वही चीज़ अगर मैं आज बॉम्बे में करना चाहूँ, तो मैं 25 से 30,000 स्क्वायर फीट डेवलप कर सकता हूँ, पर मेरे को 10,000 स्क्वायर फीट, मेरा जो लाइव राइट है 10,000 स्क्वायर फीट के लैंड का, उतना ही मिलेगा। बाकी के 15 से 20,000 स्क्वायर फीट मेरे को गवर्नमेंट से प्रीमियम भर के लेने पड़ेंगे। तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट और या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलो, जो फ्लैट के अंदर है, वो प्रीमियम में ऐड होता है। सो कई बार ऐसा होता है कि बैंड्रा खार जैसी एरिया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर कंस्ट्रक्शन 100 रुपए का है, तो प्रीमियम शायद 110 या 120 या उससे भी ज़्यादा है। सो एवरीवेयर ये प्रीमियम कॉस्ट इज लिंक टू रेडी रेकनर रेट, और रेडी रेकनर रेट के कारण प्रीमियम कॉस्ट बड़ी बहुत ही ज़्यादा ये रखता है, और उसी कारण आज बॉम्बे में प्राइजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरे को आप देख लीजिए, जितने सारे हम लिस्टेड एंटिटी प्लेयर्स हैं जिसके रिजल्ट आपके सामने रहते हैं, आप देखिए कि उनके सारे के प्रॉफिट मार्जिन सब में डिफाइंड होते हैं क्या होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में डेवलपर्स के पास बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है,
बट बिकॉज ये प्रीमियम कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से हाउसिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो हम हमेशा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रीमियम को कम करें। हमने एक एक्चुअली एक स्टडी दिया है एज एन एसोसिएशन कि आप देखें कि दिल्ली में कितना प्रीमियम है, बैंगलोर में कितना है, अहमदाबाद में कितना है, बॉम्बे में कितना है, हैदराबाद में कितना है। तो बॉम्बे ऑन एन एवरेज इज 4 to 5 times और एटलीस्ट 10 times हायर देन अदर सिटीज इन प्रीमियम्स पर से। सो दैट इज वो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगर उस पर हम फोकस करके कम करें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे। डिमांड रियल एस्टेट की काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है बॉम्बे का, बढ़ रहा है, इतने मेट्रो लाइंस, कोस्टल रोड, अटल सेतु रोड, इतने सारे कनेक्टिविटी फैक्टर्स हो गए हैं कि बॉम्बे का रियल एस्टेट डिमांड डेफिनेटली ग्रो होगा। और अगर ये कॉस्ट थोड़ी कम होए तो और डिमांड बढ़ेगी। तो अब दर्शकों को पता चल गया होगा कि मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है, इसकी वजह ये प्रीमियम है। चलो, तो बहुत प्रोफेशनल बात हो गई और प्रोफेशनली तो हमारे दर्शक आपको पहचानते ही हैं, लेकिन एक अलग पहलू आपका हम जानना चाहेंगे। आयरन मैन ट्रायथलॉन, जरा समझाइए, इस तरफ आपका झुकाव कैसे बढ़ा? क्या मुंबई में रहते रहते आपको भी लगा कि हेल्दी रहना जरूरी है? नहीं नहीं, बॉम्बे में नहीं, आप कहीं पे भी रहो आपको हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनली मानना है। और एक आप हेल्दी लिविंग या हेल्दी लाइफस्टाइल करते हो तो एक सबसे बड़ा कोई भी एज अ बिजनेसमैन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरा ये पर्सनली मानना है इज योर मेंटल हेल्थ। अगर आप इफ़ यू आर मेंटली फिट, आप कोई भी एडवर्सिटी या कोई भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आते हैं, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं या कहीं पे भी हो, आप स्ट्रेस हो या यू आर एबल टू फाइट दैट आउट, यू आर एबल टू, आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। अगर आपने वो टैकल किया तो आप 50-60% बैटल तो वहीं जीत जाते हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको हेल्दी खुद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ हाउ द साइकिल मूव्स। मैं काफ़ी सालों से मैराथन तो करता ही था, बट आई थिंक लाइफ में चैलेंजेस लेना ज़रूरी होता है आपको ग्रोथ के लिए, आपकी खुद के इंटरनल, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज सच कि आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो, आपका माइंडसेट होता है कि आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे माइंडसेट को मुझे बदलना था, तो इसलिए मैंने ट्राइथलॉन का चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने किया। सो ऑब्वियसली उसमें 2 किलोमीटर का स्विमिंग था, 1.9 किलोमीटर सी में, 90 किलोमीटर्स का साइकिलिंग था और 21 किलोमीटर्स रनिंग था। ये सारे आपको एक साथ करने होते इन अंडर 8.5 hours. I managed to do it under 8 hours, so which was good. It took a lot of time of mine, but I think eventually ये है कि अगर आप मेंटली फिट हो, आप अपने आप को चैलेंज करके आपकी माइंडसेट को चेंज कर सकते हो तो आप बहुत सारे लाइफ में कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा चीज था। ये मोटिवेशनल थॉट है, लेकिन कोई नया चैलेंज भी लिया है आपने? वेल, हेल्दी लिविंग के लिए रनिंग ये सब तो चलते ही रहता है। मेरी इच्छा है मैं और एक मैराथन और आयरन मैन करूँ, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। इट इज टू अर्ली इन द डे टू से, बट आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ बिकॉज इफ यू, माई पर्सनल बिलीफ इज अनलेस यू डोंट चैलेंज योर सेल्फ, आप लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर मेंटल हेल्थ ग्रोथ एंड फॉर एवरीथिंग, आई थिंक challenging is most important. And if you go, it is in a positive side, it is not, because if you grow, your company grows, your company grows, your country grows, so it's all across everywhere. सो ट्रू। लेकिन आज जो मुंबईकर हमें देख रहे हैं, उनका एक सवाल उनकी तरफ से मैं ही पूछ लेती हूँ, टाइम कैसे निकाले? क्योंकि मुंबईकर का सबसे पहला एक्सक्यूज ही वही होता है कि भाई टाइम कैसे, क्योंकि मेरा भी वही होता है। तो टाइम कैसे निकाले? वेल, टाइम अपना एक माइंडसेट होता है। मेरा बहुत ही क्लियर मानना है, टाइम इज अ माइंडसेट। अगर आप थिंग्स को प्रायोरिटाइज करते हो, आप उसको डिफाइन करते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ये भी कर सकते हो, हमने किया ही है, मैंने पर्सनली देखा है और काफ़ी सारे लोग करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, बट काफ़ी सारे जन करते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे डेवलपर्स जो मैराथन रनर्स हैं, आयरन मैन है, तो काफ़ी सारे लोग ये अपना टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ जो अपने काम में शायद ऐसी होगी कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप खाली करते रहते हो, तो यू विल, आप सेल्फ रियलाइज करोगे कि इसको हटा दो, मेरी चीज़ जो मेरे को प्रोग्रेसिवली काम में हेल्प करती है उसे करो, मैं मेरे फैमिली को टाइम दूँ, मैं मेरे हेल्थ को टाइम दूँ, मेरे काम को टाइम दूँ। हर एक चीज़ अगर आप डिफाइन अच्छी तरह से कर ले तो डेफिनेटली हो सकता है। तो So I would टाइम definitely, मैनेजमेंट। time management is the biggest thing.
तो बस टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, फिर हर एक क्षेत्र में आपकी प्रगति तो है ही। धवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जितने सवाल थे वो आज सुलझ चुके होंगे, और इतनी सारी डिटेल में आपने जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू अगेन कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑल। ये एक अच्छा चैनल आपने निकाला है टू educate the customer and the home buyer, so big congratulations to all of you. थैंक यू सो मच। Thank you.